दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व वकील भानु प्रताप जी को तो आप सभी जानते होंगे। ज़्यादातर आपने इन्हें ईवीएम का विरोध करते हुए देखा होगा या फिर ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करते हुए देखा होगा, लेकिन कभी भी किसी भी विपक्षी पार्टी ने इनका साथ सही तरीके से नहीं दिया। विपक्षी पार्टियां भी ईवीएम से ही इलेक्शन लड़ती है। जब वो इलेक्शन जीत जाती है तब खुश हो जाती है, लेकिन जब हार जाती है तो ईवीएम का रोना रोने लग जाती है। पिछले 5 राज्यों के इलेक्शंस में भी हमने देखा कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के जीतने पर काफ़ी खुश है, लेकिन बाकी 3 राज्यों में जो भाजपा की जीत हुई वहां पर कांग्रेस पार्टी ईवीएम का रोना रो रही है। यानी इलेक्शंस के बाद ही ईवीएम का विरोध किया जाता है, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियां या इंडिया अलियंस भी इलेक्शन से पहले ईवीएम का विरोध नहीं करते। तो इसी मुद्दे को लेकर भानु प्रताप जी एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों से ये अपील कर रहे हैं कि आप 2024 के इलेक्शन से पहले ही ईवीएम का बायकॉट करें। इलेक्शन के बाद विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। जो भी करना है इलेक्शन से पहले ही उन्हें करना होगा, अगर उन्हें ईवीएम पर कोई शक है तो। देखिए, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। ये जन आंदोलन के बिना ईवीएम हटने वाली नहीं है। और जन आंदोलन ट्विटर से नहीं हुआ करता कि 2 लाइन लिख दी और कहानी खत्म। ये तो केवल आप एक बस परंपरा निभा रहे हो, बस और कुछ नहीं है। अपने आप को अपने मन को झूठी तसल्ली दे रहे हो। अन्यथा लड़ाई तो सड़क पर होगी, तो सड़क पर उतरना पड़ेगा, लगातार बोलना पड़ेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, आपको जो है जगह जगह सेमिनार करने पड़ेंगे, आपको धरने देने पड़ेंगे। सो ये जो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, जब तक ये नहीं आएंगी ईवीएम नहीं हटेगी। और ये पार्टियां किसी गलतफहमी में न रहें। मोदी इस बार जीतने के बाद में इन पार्टियों की कहानी ही खत्म कर देगा। क्यों? अगर मोदी 2024 में जीत के आ गया तो 2024 के बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा, न लोकसभा का होगा और न ही विधानसभाओं के चुनाव होंगे। सो ये चुनावी प्रक्रिया ही खत्म हो जानी है। और जो लोग इसमें तकरीबन 4,500 की संख्या जो विधायकों की है, ये विधायक खद्दर का कुर्ता पजामा लटका के जो घूमते हैं, ये भी सारे खुंटी पे टंग जाने हैं। क्योंकि देश में राजतंत्र की स्थापना होगी, जिस हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए वो सारे काम करने लगातार कर रहे हैं, उसमें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जब केंद्र से ही राज चलना है तो विधानसभाओं की क्या जरूरत है? और वैसे भी आप देखेंगे कि संघीय ढांचे पर लगातार मोदी के द्वारा प्रहार किया जा रहा है। जैसे जीएसटी, आपने टैक्स कलेक्शन कर लिया पूरे देश का, आप दे नहीं रहे उन्हें, संघीय ढांचे पर प्रहार। जैसे कृषि कानून थे, कृषि कानून, उसमें मंडियों को जिस तरह से खत्म किया गया और मंडियां जो टैक्स लेती थी उसको खत्म करने की जो सारी योजना थी, वो सब कुछ वही था कि संघीय ढांचा जो है देश का खत्म हो। अब एक और बड़ी साजिश हो रही है संघीय ढांचे को खत्म करने के लिए। केंद्र सरकार ने एक घोषणा की है कि जो देश के बॉर्डर से लगे हुए राज्य हैं, जो अंतरराष्ट्रीय हमारा बॉर्डर है, उससे 100 किलोमीटर के अंदर अंदर पूरा वो केंद्र सरकार के अंडर में रहेगा। इसका मतलब यह है कि जो बहुत से तो राज्य ऐसे ही हैं कि 100 किलोमीटर अगर आप चलोगे तो राज्य खत्म हो जाना। इसका मतलब पूरे राज्य को आप कवर कर लेंगे, वहां आपकी सरकार चलेगी, केंद्र की सरकार चलेगी। तो ये क्या मतलब है? ये सब है कि संघीय ढांचे को खत्म करके एकीकृत ढांचा आप खड़ा करना चाहते हैं और राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। उसके लिए आप सारा सब कुछ कर रहे हैं। सो जो आप बात कर रहे हैं, इसलिए इन पार्टियों को बोलने की जरूरत है। मैंने अभी एक सेम पित्रोदा जी का वो सुना, एक इंटरव्यू जो संजय शर्मा 4 PM वाले उन्होंने लिया। उसमें उन्होंने सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी को पता नहीं ईवीएम के विषय में? सेम पित्रोदा ने कहा कि हाँ, राहुल गांधी को सब पता है ईवीएम के विषय में। तो पूछा फिर बोलते क्यों नहीं है? मैं नहीं जानता बोलते क्यों नहीं है। बोलना तो चाहिए, उन्हें बोलना पड़ेगा। कब बोलोगे भाई? जब कब्र में बिल्कुल तुम दफना दिए जाओगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब बोलोगे। तब तो बोलने लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए सभी पार्टियों को बोलना पड़ेगा। और इसीलिए हमने कहा कि हम सभी पार्टियों को बाकायदा लेटर लिखेंगे, सबसे रिक्वेस्ट करेंगे इस आंदोलन में साथ दें, नहीं तो बचना कुछ नहीं है। तो इनकी कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया सिन्हा, वो तो सब कुछ ठीक बता रही है, ईवीएम पर उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, उन्हें लगता है अगर ठीक है तो मेरे इस सवाल का जवाब दे दें। क्या सुप्रिया श्रीनेत्र ऐसा अगर वो कह रहे हैं कि ईवीएम सब कुछ ठीक है, मुझे नहीं पता, पर आप कह रहे हैं, मैं एक बार आप ही को सो अगर ईवीएम सब कुछ सही है तो बता देंगे कि वो जानती है कि ईवीएम कैसे काम करती है? जानती है क्या? मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस, इस देश की 24 हाई कोर्ट के सभी जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सभी जजेस, मजिस्ट्रेट, इस देश में जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, जितने भी हैं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, अंडर सेक्रेटरी, जितने भी हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी इंजीनियर, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जितने भी वकील हैं, एडवोकेट हैं, निचली अदालत से लेकर ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक के,
और जितने भी इस देश में प्रोफेसर हैं, पीएचडी किए हुए हैं, डिग्री लिए हुए हैं, सारे के सारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैं सबसे सवाल पूछता हूं, कोई भी एक बता दे क्या वो जानते हैं कि ईवीएम कैसे काम करती है? जब पढ़े लिखे लोग नहीं जानते, उत्तर है बिल्कुल ना। पढ़े लिखे नहीं जानते तो अनपढ़ क्या जानेगा? केवल बैलेट पेपर ही ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से जो बिल्कुल अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति वो भी जानता है कि वो जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को अपनी वोट देना चाह रहा, वो उसी पर ठप्पा लगा रहा, उसकी वोट वहीं गिनी जाएगी। बुलाया गया था सारी पार्टियों को चुनाव आयोग ने कि आइए आप हैक करके दिखाइए, कोई नहीं गया था। ये सब नौटंकी है, ड्रामा है। चुनाव आयोग ने हैक करने की बात, इसमें हैक करने की क्या है? जो चिप डलती है वो चिप मैनिपुलेट की जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि वो सारी चीजें, इवन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ये तो कह रहा है कि आओ आप चेक करो। इलेक्शन कमीशन खुद बतावे क्या वो जानता है ईवीएम कैसे काम करती है? चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं बता सकता कि ईवीएम कैसे काम करती है। जो साथ में 2 इलेक्शन कमीशनर है वो नहीं बता सकते। वहां का जो स्टाफ है, एक्सेप्ट वो जो लोग हैं टेक्निकल लोग, उनके अलावा वो नहीं बता सकते कि ईवीएम कैसे काम करती है। तब भी नहीं समझ में आता कि ईवीएम से चुनाव क्यों हो जाए, जबकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव होना, यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और क्योंकि पिछले कई सालों से यह चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रूप से नहीं हो रहा, लोगों की वोटों को लूटा जा रहा है, लोगों के मतों को लूट कर सरकार बनाई जा रही है, एक अजीब तरह की गुंडागर्दी चल रही है, तो इससे बड़ा देशद्रोह हो नहीं सकता, इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। सर, देश में अभी तक ईवीएम से 140 चुनाव हुए हैं, जिसमें 33 में कांग्रेस जीती है, 29 में भाजपा जीती है। तो क्या दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं, बीजेपी कांग्रेस? देखिए, मैं ये नहीं जानता कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं या नहीं है, लेकिन कांग्रेस का अब तक भी ईवीएम के विरोध आंदोलन न करना निश्चित रूप से उन पर सवालिया निशान खड़े करता है। क्या कांग्रेस इस वजह से चुप बैठी है कि ईवीएम को लाने का जो श्रेय है वो तो कांग्रेस को ही है? क्या इस वजह से चुप है वो? मैं नहीं जानता कि कारण क्या है। और हो सकता है कि जो आप कह रहे हो ये सिक्के के 2 ही पहलू हों। भाई, एक सिक्के के 2 पहलू, एक ये और एक ये भी हो सकता, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनकी चुप्पी देश को बहुत भारी पड़ रही है और बहुत भारी पड़ेगी। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिया रूप में वो बघेल साहब को लेकर के कि ये जो आप आरोप लगाते हो ईवीएम को लेकर, नोटिस जारी किए गए कि प्रमाण दीजिए कि ईवीएम में गड़बड़ी है। हम बार बार ऐसी याचिका स्वीकार नहीं करेंगे और जवाब मांगना शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने। मैं सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से सिंपल एक सवाल पूछता हूं बार बार, और इस बात को ध्यान में रखा जाए कि यह जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि देश में चुनाव विधानसभाओं का हो या लोकसभा का या राष्ट्रपति का, फ्री, ये शब्द केवल शब्द नहीं है, ये शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत वजन रखते हैं। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। इलेक्शन कमीशन बताए कि क्या वो ईवीएम को जानता है? फिर दोहरा रहा हूं सवाल को, ईवीएम को जानता कैसे काम करती है? नहीं जानता।